Good morning, children. Once again, I am here before you. कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आजकल आप लोग काफ़ी फ्री हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लीनियर इक्वेशन। तो उस फ्री टाइम में आपने लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन किए होंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। क्या क्या बताई थी एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ से कैसे पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये दो चार चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आई होंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, एक्सरसाइज 3.1। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यू विल सी। The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 1 kg of 4 kg of apple and 2 kg of grapes are rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन बनाना आपको बताना है कि इक्वेशन बनाते कैसे। तो सिचुएशन समझो आप लोग कि इक्वेशन बनानी कैसी होती है। तो बनाइए जरा। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे इट वाज फाउंड रुपीज 160. लेट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम 1 kg of apple, cost of 1 kg of apples be rupees x, be rupees x, and cost of 1 kilogram of grapes be rupees y. तो हमने क्या खरीदा पहले? सबसे पहले 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप। तो 2 इंटू एक्स, ये 1 किलोग्राम की कॉस्ट है और 2 किलो हमने इसको लिया है। 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल विद रेट ऑफ x रुपीज पर किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप y इज इक्वल टू 160. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. हमने 2 किलो एप्पल खरीदे, 1 किलो हमने ग्रेप्स खरीदे, उन दोनों की कॉस्ट मिलके 160 रुपया हो गई. अंडरस्टूड? ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार सुनो. 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट क्या है? x रुपीज. 1 किलोग्राम ग्रेप की कॉस्ट क्या है? y रुपीज. तो हमने 2 किलो एप्पल खरीदे और 1 किलो हमने ग्रेप्स खरीदे, तो इसकी टोटल कॉस्ट रुपीज हो गई 160. सिमिलरली 4 month later, 1 month later, आप लोगों को पता है जनरली सब्जी मंडी में रेट चेंज होता रहता है, हर रोज चेंज होता रहता है. एक महीने बाद तो सिचुएशन कुछ की कुछ हो जाती है. क्लियर चिल्ड्रन? सो एक महीने बाद जब वही आदमी उन सारे आइटम को खरीदने गया तो उन सारी चीजों का रेट क्या क्या था? लिसन वंस अगेन. 4 kilogram of apple and 2 kilogram of grapes rupees 300. 4 kilogram of apple and 2 kilogram of grapes rupees 300. पहले क्या सिचुएशन थी? तो 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप रुपीज 160. अब दोबारा एक महीने बाद 4 kilogram of apple plus 2 kilogram of grapes rupees 300 rupees. So now we are having two equations. 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 300. तो फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का यही कंप्लीट हुआ. He want the question in two forms.
First in algebraic form, so this is algebraic form. इक्वेशन इन algebraic form. अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में और रिप्रेजेंट करना है. ग्राफ बनाना सबको आता है. एक बार ग्राफ मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, फिर बाकी क्वेश्चन में आप ग्राफ खुद से बनाएंगे. लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था, आप लोगों ने देखा होगा ठीक से. अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो जरा ध्यान से. 2x plus y is equal to 160. तो y की वैल्यू हम इसको ऐसे लिख लेंगे 160 माइनस 2x. हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 नंबर नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी. हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी होती है जैसे 160 है, 40 50 60 70 80. अगर क्वेश्चन हमारा छोटा होता है 2x plus 3y equal to 4 5 6, तो हम x की वैल्यू 1 2 3 लेते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? So this was first equation. So take two values only, x and y. Suppose x is equal to 40. तो 42 जा कितना हो गया 80. तो 160 माइनस 80 80. x की वैल्यू मैंने 40 पुट करी, तो 40 इंटू 2 80 और 160 माइनस 80 ये बन गया 80. सिमिलरली अब x की कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं. x की वैल्यू मैंने 60 पुट कर ली है. 60 62 जा 120 और 160 में से 120 माइनस हो गया तो ये बचा 40. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन. 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x. दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन. इसके लिए भी 2 पॉइंट लेंगे आप लोग. x एंड y. तो x की वैल्यू आप कुछ ऐसी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 50. 54 जा 200. 300 माइनस 200 100. 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट इज वंस अगेन 50. फिर से सुनो जरा क्वेश्चन. x की वैल्यू आपने 50 दी, तो 50 इंटू 4 200. 300 माइनस 200 100. 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50. सो दिस विल बिकम C पॉइंट. सिमिलरली टेक x इज इक्वल टू कोई दूसरी वैल्यू और ले लेते हैं. x इज इक्वल टू 20. 20 इंटू 4 80. 300 माइनस 80. 300 माइनस 80 220. 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110. इफ x इज 20 देन y विल बिकम 110. फिर से देखें आप. x की वैल्यू 20 पुट करी, 24 जा 80. 300 में से 80 माइनस करो तो ये आया 220. 220 को 2 से डिवाइड किया तो 110. So this will be the D point. So this was algebraic position, algebraic situation. Now we are drawing the graph of these two lines. That will be graphical situation. Clear children? So graph कैसे ड्रॉ करना अब आप देखें. सबको आता है ग्राफ ड्रॉ करना. मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को. Take a proper distance 20, 40, 60, 80, 100 and 120. Similarly here also 20, 40, 60, 80, 100 and 120. So 20, 40, 60, 80, 100 and 120. So what is the first point? 40 and 80. X is equal to 40, y is equal to 80. So x is equal to 40, y is equal to 80. So this will be the first point, A point. 40 and 80. This is the A point. जहां मैं क्रॉस बना रहा हूं ये पॉइंट है.
नेक्स्ट 60 एंड 40, दिस इज 60 एंड दिस इज 40, 40 के सामने और 60 के सामने, 60 एंड 40, दिस इज बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, दिस वाज द लाइन, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट लाइन। आपको इसकी इक्वेशन भी लिखनी है इसके ऊपर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब सेकेंड 50 50, 40 और 60 के बीच में 50 है, 50 एंड 50, सो समवेयर हियर 50 एंड 50, 50 50, दिस इज सी पॉइंट। क्लियर चिल्ड्रन? ये थोड़ा लाइन के इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, और एग्जैक्टली लाइन के ऊपर भी हो सकता है। नेक्स्ट 20 एंड 110, 20 एंड 110, 110 यहां है, 20 एंड 110, ये हमारी सेकेंड पॉइंट हुआ, हमारा डी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। अब आप इसको ज्वाइन करते हैं यहां से, ये हमारी सेकेंड लाइन है, ये पॉइंट 50 50 में थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, 50 50, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्लियर ग्राफ आएगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू लाइन्स। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation. Clear children? So first we have done algebraic representation, and then after making graph, this is called graphical representation of the two straight line. Now I am doing one more question, question number 1 of exercise 3.1. In this exercise, he is not asking about the answer. What will be the answer of the question? In this exercise, you have to draw the graph and you have to represent the linear equation in terms of algebraic situation. Clear children? Now do one more question. आफ्ताब tells his daughter. आफ्ताब अपनी लड़की को बता रहा है, क्या बता रहा है अपनी लड़की से आफ्ताब? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब नाम का कोई आदमी है, वो अपनी लड़की से कह रहा है कि 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी, 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी, मैं उस टाइम तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। सॉरी चिल्ड्रन, आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. So first of all we will take the present age of both father and daughter. So question number 1, exercise 3.1. So let present age of Aftab, present age of Aftab be X and daughter BY. अब 7 साल पहले इनकी एज बतानी है। 7 साल पहले दोनों की एज क्या होगी? दोनों की एज में से 7 माइनस करते हैं। 7 years ago, 7 years ago। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, ईयर्स वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले प्रेजेंट एज लिखेंगे। तो दोनों जनरली 2 आदमी होते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है?
फिर कभी वो क्वेश्चन में रिलेशन में पूछेगा पहले की एज क्या है, फिर बाद में पूछेगा बाद की एज क्या है। तो पहले की एज लिखेंगे, 7 साल पहले दोनों की एज क्या है। पहले आफ्ताब की एज बताओ। आफ्ताब वाज X-7 और डॉटर Y-7। अब 7 ईयर्स रिलेशनशिप क्या था पहले, रिलेशन व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन टू एजेस। 7 साल पहले दोनों के बीच में एक रिलेशन था, X-7 वाज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। ये 7 साल पहले आफ्ताब की एज है, ये 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज है। आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज की 7 गुनी है। क्लियर चिल्ड्रन? तो सॉल्व इट। सो X-7 इज इक्वल टू 7y minus 49. So X-7y is equal to minus 49 plus 7, तो minus 42. This is first equation. X minus 7y is equal to minus 42. ये माइनस 7 उधर चला जाएगा, 49 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 42। अब सेकंड सिचुएशन में आफ्ताब क्या बताता है, आफ्टर 3 years I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी एज की 3 गुना हो जाएगी। अब दोनों की एज, पहले दोनों की एज क्या थी, प्रेजेंट एज दोनों की एज क्या थी, X एंड Y। अब 3 साल बाद दोनों की एज फाइंड करो। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज बताओ। आफ्ताब विल बी X प्लस 3। अब प्रेजेंट एज X है तो 3 साल बाद X प्लस 3। डॉटर Y प्लस 3। अब आफ्ताब ने क्या बताया कि वो अपनी लड़की की एज का, अपनी डॉटर की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो X प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Y प्लस 3। So X plus 3 will become equal to 3y plus 9। 3y को इधर लाओ, हम वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं। X minus 3y is equal to 9 minus 3। So these were two equations. So this is X minus 3y is equal to 6. This is second equation. Now writing here both the equation. X minus 7y is equal to minus 42. This was first equation. And X minus 3y is equal to plus 6. This will be the second equation. Clear children? So these were two equations. एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं ठीक से, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे हो सकता है अभी तक। Let present age of आफ्ताब be X year। डॉटर की एज है Y ईयर। 7 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी, दोनों में से 7 माइनस कर दो, X माइनस 7 Y माइनस 7। 7 साल पहले दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, फादर अपनी लड़की का 7 गुना बड़ा था। फादर वाज 7 टाइम्स ओल्ड एज हिज डॉटर, एज हर डॉटर। क्लियर? So X minus 7 is equal to 7y minus 7। तो X minus 7 is equal to 7y minus 49। फिर इसको सॉल्व कर लिया, X minus 7y is equal to minus 42। सिमिलरली 3 साल के बाद आफ्ताब विल बी X plus 3, डॉटर विल बी Y plus 3। 3 साल बाद दोनों के बीच, तो व्हाट विल बी द रिलेशन आफ्टर 3 years। तो X plus 3, फादर वाज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। फादर अपनी डॉटर का 3 गुना था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन आ गई। X minus 3y is equal to 9 minus 3, X minus 3y is equal to 6। So these were two equations, X minus 7y is equal to minus 42, X minus 3y is equal to 6। So these are two algebraic equations। Clear children? These are two algebraic equations। ग्राफ आप खुद से बनाएंगे, ग्राफ बनाना मैंने आपको कई बार बता दिया है, वो होगी ग्राफिकल सिचुएशन। So this is algebraic situation and you will draw the graph yourself, that will be the graphical situation। Clear children? Now I am starting next exercise children। Exercise 3.2।
Children, what do you mean by consistent and inconsistent? Here you can write consistent and inconsistent. Children, yesterday I have told you, अगर दो इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दीज टू इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. These are two इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ये दो इक्वेशन हैं हमारे पास. तो ये कब सॉल्व होंगी और कब सॉल्व नहीं होंगी ये मैंने कल आपको क्लियरली बताया था. फिर से एक बार आप देखें. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. This is called unique solution. Unique solution. Clear? If this was first condition, now what was second condition? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This was many solution. This was many solution. Third condition was a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. This was no solution. नो सॉल्यूशन. इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट. इस अकेले सिचुएशन को बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट. एक बार फिर से बताता हूं. अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्लियरली आंसर आएगा. उस आंसर को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है क्लियर आंसर आना. और x की वैल्यू भी एक आएगी, y की वैल्यू भी एक आएगी. एक का मतलब एक एक वैल्यू आएगी. जैसे x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, तो दोनों की क्लियर एक एक आंसर आएगा. फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकती है. इस केस में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों केस में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इन दोनों केसेस में क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों में आंसर आएगा. इसमें एक आंसर आएगा, इसमें बहुत सारे आंसर आएंगे, और इसमें आंसर नहीं आएगा. जिसमें आंसर नहीं आएगा उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और जिन जिन केसेस में आंसर आएगा उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट. सो दीज टू सिचुएशंस आर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. सो कंसिस्टेंट में दो पार्ट हो गए. एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक आंसर, और एक हो गया मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन. और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, की आंसर आएगा ही. So this is called unique solution, this is called many solution. इन दोनों को combinedly कहते हैं हम consistent solution, और इसे अकेले को बोलते हैं हम no solution. तो ये सिचुएशन है हमारी no solution की. ठीक है. So what is the condition of consistent and conditions of inconsistent? Inconsistent का मतलब है सिर्फ no solution, और consistent का मतलब है ये दोनों solution. Clear children? So take one question. Exercise 3.2. Question number 2. I am writing one more thing. In this situation, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. दोनों लाइन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसी लाइन आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन. इस सिचुएशन में कैसी लाइन आएंगी? कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन. और इस सिचुएशन में कैसी लाइन आएंगी? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस इस केस में आएंगी पैरेलल लाइंस. फिर से आप एक बार देख लें. यूनिक सॉल्यूशन में दो लाइन आपस में एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. मैनी सॉल्यूशन में दोनों लाइन ऊपर नीचे से पास करेंगी, जिन्हें हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं.
और थर्ड केस में नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस आएंगी, वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन, जैसे रेलवे लाइन आपस में कभी नहीं इंटरसेक्ट करती, तो वे कभी आपस में जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, वो हमेशा पैरेलल लाइंस ही जाएंगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.2, 5x minus 4y plus 8, 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9, 7x plus 6y minus 9 equal to 0. So first of all, write in this form 5x minus 4y is equal to minus 8, 7x minus plus 6y is equal to plus 9. So what are the values of a1, b1, c1? a1 is equal to 5, b1 is equal to minus 4, and c1 is equal to minus 8. Similarly, a2 is equal to 7, b2 is equal to 6, and c2 is equal to 9. अब मुझे चेक करना है कौन सी चीज किसके इक्वल है। सो a1 अपॉन a2 सबसे पहले फाइंड करेंगे, दैट इज 5/7। क्लियर? फिर हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2, सो दैट इज माइनस 4/6। तो 4/6 कैन बी रिटर्न माइनस 2/3। इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बिकम माइनस 2/3। 5/7 की वैल्यू माइनस 2/3 के इक्वल नहीं होती। दिस इंप्लाइज 5/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2/3। सो एट लास्ट यू कैन से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है इन तीनों में से, देख के बताइए आप लोग। अगर ये दोनों अनइक्वल आ जाते हैं तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दीज टू आर नॉट इक्वल। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन एंड, और इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में पूछा जाएगा कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस आंसर होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। Clear children? So this was the question number 2 of exercise 3.2. Some more questions we will do tomorrow. Thank you and have a nice day. करते रहिए आप लोग, बिल्कुल खाली हैं इन दिनों में, और कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन करते रहिए। You can ask any question at any time. Thank you.